नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कुंडली की। क्या ज़रूरत है भारत की कुंडली की बात करने की? अभी आज 15 अगस्त है और आज के दिन भारत अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि आज से भारत, जो नया भारत है, उसकी नींव पड़ी है, इसलिए आज भारत की कुंडली बनती है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, न तो भारत की कुंडली बन सकती है और न ही एग्जिस्ट करती है। पहले से कोई भारत की कुंडली है ही नहीं। अब आगे बात करते हैं कि क्यों। भारत, जो भारत भूमि है, इस पर रहने वाले सभी जो लोग हैं उनको मिलाकर के भारत कहा जाता है। भारत का जो वर्तमान स्वरूप है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर हम सनातन सभ्यता की बात करें जो 10,000 साल या इससे भी पुराने तक अपना सूत्र छोड़ते हुए चलती है, उसकी तुलना में ये जो वर्तमान भारत है, जो कि आज़ाद भारत है, आज़ाद किससे? अंग्रेज़ों से, एक विदेशी सत्ता से आज़ाद होकर बना हुआ जो लोकतांत्रिक भारत है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जब कोई व्यवस्था के, किसी सत्ता के, किसी एंटिटी के पैदा होने का समय ही नियत ना हो तो हम उसकी कुंडली कैसे बना सकते हैं? जो सनातन भारत है वो हमेशा से था। ये जो पूरे विश्व में जो सभ्यताएं हम आज देख रहे हैं, इन सभी सभ्यताओं से पुराना, चाहे विदेशी लोग और इतिहासकार कुछ भी मानते रहे हों, लेकिन किसी भी दूसरी सभ्यता से पहले ही स्थित था, आज स्थित है और सभ्यता के समाप्त होने तक ये भारत बना रहेगा। तो ऐसे सनातन भारत की, जो कि काल में सबसे ज़्यादा विस्तारित है, हम ऐसे देश की ऐसी स्थिति की कुंडली कैसे बना सकते हैं? पहले हम देखते हैं कि ये भारत शुरू कहाँ होता है। तो ये एक एक अगर बहुत प्राचीन उन स्थितियों को देखें कि जब गोडाउना लैंड रहा होगा और जब बड़े भूभाग पृथ्वी के टूट करके अलग अलग हुए होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि भारत जो एशिया के मुख्य भूमि से आकर के तैरता हुआ आकर के टकराया और इससे इसके नॉर्थ में हिमालय बन गया। तो जियोग्राफिकली नॉर्थ में हिमालय होना तो हमारी एक सीमा तय करता है, लेकिन कंबोडिया से लेके ईरान तक कोई भी ऐसी सीमा नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल सीमाएं हैं। तो अगर ये पॉलिटिकल सीमाएं हैं तो हम क्या, कौन सी स्थिति को हम भारत माने कि जो अंग्रेज बना करके देके गए हमें, हम उसे भारत माने, या कि जहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जहाँ भी हमें सूत्र मिलते हैं, जहाँ कहीं भगवान गणेश की मूर्ति मिलती है, जहाँ कहीं महाकाल का कहीं कोई सूत्र मिलता है, हम उस सारे भूभाग को भारत में शामिल करें। तो हम प्रैक्टिकली हम नहीं बता सकते कि वास्तव में भारत का विस्तार कितना है और कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक आज़ाद भारत की बात है, तो हम आज़ादी मिलने की तिथि की वो कुंडली बना रहे हैं, वो भारत की कुंडली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंडेन ज्योतिष के अनुसार हमें पूरे भूभाग को देखना होता है, और जो ट्रिक शॉट से जो कुंडली बनाई गई है, वो कुंडली बनाई गई है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे की। मतलब क्योंकि फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, ये भी बड़ा एक मजाक है कि भारत को रात, आधी रात को आज़ादी क्यों मिलती है? क्योंकि जो लोग आज़ाद करके जा रहे हैं वो ब्रिटिश लोग सुबह 10-11 बजे नहा धो करके, या नहाते तो नहीं है वो, पर वो अपने ऑफिस में जाकर के बैठ जाएं, उस समय भारत अपनी आज़ादी की घोषणा करे ताकि वो वहाँ पर सुन सकें। क्योंकि वो हमारे 10-10.5 घंटे हमारे से पीछे हैं, तो 10.5 घंटे या शायद 5.5 घंटे जो भी समय है, अगर हम 5.5 घंटे है वो हमसे पीछे। तो जिस समय हमारे मध्य रात्रि थी, उस समय वहाँ उनके सूरज उग रहा था, उस समय उन्होंने कह दिया ठीक है, आज से हमने भारत को छोड़ दिया। और भारत ने यहाँ पर ये घोषणा कर दी कि हम फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात को हम ये कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। तो ये आज़ादी जो थी ये भी कागजों में ज़्यादा थी कि भी उससे बहुत पहले अंग्रेज़ अपने दुकान समेटनी शुरू कर चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि अब यहाँ पर टिकना संभव नहीं है, और आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत पहले ही स्थितियां बना दी थी, 1942 के अंदर ही बना दी थी। उससे पहले भी ये स्थितियां लगातार उनके आउट ऑफ कंट्रोल होती, कि 200 साल से जो शासन चल रहा था बिल्कुल अपने अंत पर आ चुका था। तो हम इस तारीख को लेकर के
बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकते हैं इस तारीख को लेकर के। तो ये तारीख वास्तव में ज्योतिषी कोण से बेकार है, हम इसकी कुंडली बना करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये कुंडली ये बताती है कि वृषभ लग्न है, लग्न में राहु है, दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में चंद्र बुध शनि शुक्र और सूर्य की युति है, छठे भाव में गुरु है और सातवें भाव में केतु है। ये दिल्ली में अगर कोई जातक उस समय दिल्ली में पैदा हो तो उसकी कुंडली मानी जा सकती है, लेकिन ये भारत की कुंडली नहीं मानी जा सकती। हम कुंडली क्यों बनाते हैं, हम या ज्योतिष क्यों देखते हैं किसी बड़े भूभाग की? जब हम पुराने भारत को देखें कि जबकि मंडेन स्तर पर ज्योतिष को देखा जाता था कि भाई हम ज्योतिष का उपयोग करें बड़े भूभाग के लिए, जिसको हमने कालांतर में मंडेन ज्योतिष नाम दिया है। तो इसका उपयोग होता था वर्षा को देखने के लिए कि भाई वर्षा कब होगी, धन धान्य कैसा होगा, फसलें कैसी होगी, समृद्धि कितनी आएगी, ये सब देखने के लिए हम इसका ज्योतिष का उपयोग करते थे। अब भारत की बात करते हैं तो जो ये मानसून आधारित कृषि आधारित भारत है, जो शिल्प आधारित जो भारत है, वो सब तो उस समय तक ज़्यादातर बर्बाद हो चुका था। हालांकि मानसून अब भी हमारे पास में है, लेकिन कृषि का वो तरीका नहीं रहा है जो कि तब रहा होगा जब जो फसलें उगती थी बहुत सारी बर्बाद हो गई, बहुत सारी औषधियाँ विलुप्त हो चुकी है, बहुत सारी क्रॉप है जो कि अब उगना ही बंद हो गई है। हम ज़्यादातर लोग हैं वो गेहूं और आटा वही खा रहे हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि भूखा भारत किसी भी तरह पोषण चाहता था तो हमने एक घास पर अपनी पूरी डिपेंडेंसी बना दी। लेकिन पूर्व जो पहले का भारत था, जैसे कि मैं बीकानेर राजस्थान में रहता हूँ, उस समय यहाँ का जो मुख्य था वो जौ और बाजरा था। यहाँ पर गेहूँ मौके पर बनते थे, गेहूँ और चावल कभी कभार जैसे लग्जरी के लिए बनते थे, या ये समझ लीजिए कि हमें कुछ विशेष बनाना है तो उसको बना लिया, कि जैसे कि नॉर्थ इंडियन इडली डोसा खाते हैं और साउथ इंडियन कभी बाजरे की रोटी खा लें, लगभग ऐसा काम था। तो हर एक क्षेत्र का भोजन विशिष्ट था, हर एक क्षेत्र की पैदावार विशिष्ट थी, हर क्षेत्र की ज़रूरतें अलग थी। ज़रूरतों से मतलब संसाधनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पूरी भारत में जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र है, अब सरसब्ज इलाके हैं, वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ की संसाधन अलग तरीके से काम करेंगे। दक्षिण भारत की ज़रूरतें और संसाधन अलग होंगे। पश्चिमी भारत गोवा से लेकर के और सौराष्ट्र तक की ज़रूरतें और संसाधन अलग होंगे। मध्य भारत के अलग होंगे, उत्तर भारत के अलग होंगे, और हम रेगिस्तानी इलाकों के लोगों के लिए अलग होंगे। जब हर क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग ज़रूरतें और अलग अलग संसाधन है तो हम सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक सकते हैं? बीकानेर के अंदर 5 सेंटीमीटर बारिश पूरे साल में होती है, और देश में ऐसे भी स्थान है जहाँ 5 इंच या 6 इंच एक ही दिन में बरस जाता है। तो हम बारिश के लिए जो सूत्रों का निर्धारण करेंगे वो बीकानेर और मध्य प्रदेश के लिए एक ही कैसे कर सकते हैं, मध्य प्रदेश और चेरापूंजी के लिए एक ही कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे में जो एक कुंडली बनाई जाती है वो सिर्फ एक, अब कुंडली क्यों बनाई गई? अब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत के अंदर ज्योतिषियों ने भी काम करना शुरू किया। अब ज्योतिषियों के बड़े संगठन बने। जब बड़ा संगठन बनता है तो उस पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो भाई आप राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्र के लिए आप फलादेश भी करें। तब उनके पास में भाई मंडेन पर तो रिसर्च करनी पड़ती है, सालों साल। आप 10 साल रिसर्च करते हैं, कोई एक चीज़ निकाल पाएंगे कि भूकंप पाएगा या चक्रवात आएगा, कि भूस्खलन होगा, कि पानी भूगर्भ कहाँ जल स्तर बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें 50 सालों में, सैकड़ों सालों के अंदर रिसर्च के बाद में स्थिर हो पाती हैं। और इतना धैर्य नहीं होता किसी एक जातक, एक ज्योतिषी के अंदर, किसी एक छोटे समूह के अंदर। तो उन्होंने एक टेम्परेरी एक पैच बनाया कि भाई ठीक है, हमने उस दिन की उस समय की कुंडली बना दी और उससे हम फलादेश कर रहे हैं। ज़्यादातर जो फलादेश होते हैं उनके सब बोगस होते हैं। कोई भी इससे जातक कुंडली से मंडेन के इतने बड़े भूभाग के फलादेश किए ही नहीं जा सकते। ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। कैसे? कि एक जातक जो दिल्ली में पैदा हुआ है, ठीक है, आप उसके लिए कुंडली बना रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि वहाँ पर बैठ करके जो कोई भी जो सत्ता है वो निर्णय कर रही है, वो त्रिचनापल्ली और त्रिवेंद्रम से लेकर के मेघालय, मणिपुर और
पुगल और खाजूवाला तक लोगों के भाग्य को प्रभावित करेगी। ये कैसे संभव है? ये बताया ही नहीं जा सकता। एक जात तक क्या पूरे देश को प्रभावित करता है? नहीं, बहुत सारे निर्णय होते हैं। आज भली सत्ता किसी की हो, लेकिन वो सत्ता वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि वो सत्ता सोलो डिसीजन ले रही हो और सोलो प्रोजेक्शन दे रही हो। बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों के प्रयास होते हैं और वो सारे समेकित निर्णय हैं। वो बोलने वाला एक व्यक्ति होता है, प्रस्तोता एक होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्णय भी सारे वही कर रहा होता है। इसलिए जो कुंडली बन रही है ये फेक कुंडली है। ये इस कुंडली को हम यूज नहीं कर सकते। अब मैं क्यों इस पे बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रेंड बन गया है। जयपुर में मेरी जो ब्रांड जो मेरे इसको मैनेज करते हैं ब्रांड को, वो उन लोगों ने कहा कि 15 अगस्त है, आपको भारत की कुंडली पे बोलना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम बोलते हैं। इसको एग्जैक्टली यही बताते हैं कि ये कुंडली होती नहीं है और इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है? वास्तव में पहले पुराने ज़माने में क्या कर रहे थे कि वो राष्ट्र को लाभ होगा कि हानि होगा, वो बताते थे कि इस साल जो कृषक हैं वो आबाद रहेंगे कि बर्बाद होंगे, जो कला क्षेत्र के लोग हैं वो आबाद रहेंगे बर्बाद रहेंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और वो एक क्षेत्र पूरे के लिए होता था। ऐसा नहीं है कि बीकानेर की सीमा तक ख़त्म हो जाएगा। ये जो चीज़ बीकानेर की सीमा पर ख़त्म हो रही है, वहाँ पर उसके बॉर्डर पे पाकिस्तान आ जाता है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बॉर्डर तो हो सकता है, लेकिन ज्योतिषीय बॉर्डर वो नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें इस पूरे भूभाग को प्रभावित करेगी, वो बॉर्डर के उधर भी प्रभावित करेगी, इधर भी प्रभावित करेगी। वो जैसे में हम ऊपर तिब्बत के पास में होंगे, तो जो भारत का क्षेत्र है उसको भी वो उसी तरीके से प्रभावित करेगा। और अक्षांश और देशांतर अगर वही बने रहते हैं तो दूसरी तरफ भी उतना ही प्रभावित करेगा। उसी तरह बांग्लादेश और बंगाल के अंदर भी लगभग वैसी स्थितियां रहेंगी। तो भूभाग का तो फलादेश किया जा सकता है मंडेन के अंदर। मुझे नहीं आता वो फलादेश कैसे होता है, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेज है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोध की ज़रूरत है। तो वास्तव में संस्थागत स्तर पर बहुत व्यापक स्तर पर शोध की ज़रूरत है मंडेन ज्योतिष के अंदर। तब हम फलादेश कर पाएंगे कि इस भूभाग के अंदर इन संसाधनों की बहुतायत रहेगी, इन संसाधनों की कमी रहेगी, जनता की ये स्थिति रहेगी, बुद्धिजीवी वर्ग की ये स्थिति रहेगी और सत्ता की ये स्थिति रहेगी। इसके बिना हम सिर्फ एक कुंडली बना करके खुद को भरमा सकते हैं और सुनने वाले को भरमा सकते हैं। ये भारत की कुंडली नहीं है। नमस्कार।